हैवीवेट डिवीजन एमएमए हो या बॉक्सिंग, सभी कॉम्बैट स्पोर्ट में सबसे प्रेस्टिजियस डिवीजन मानी जाती है। लेकिन हिस्टोरिकली बॉक्सिंग में ये स्पोर्ट क्राउन ज्वेल रहा, एक ऐसा वेट क्लास जो दूसरे सारे वेट क्लास पे रीच के मामले में, साइज के मामले में, पावर के मामले में ड्वार्फ कर सकता है। द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट का टैग भी हमेशा हैवीवेट्स के ही पास रहा है और इस डिवीजन में हमें माइक टायसन एंड लेनोक्स लुइस जैसे ग्लोबल आइकॉन्स दिए हैं। इवन अगर हम स्पेशली एमएमए में देखें तो फेडोर इमेलियनको, केन वेलास्केस, स्टीफे मियोचिच और फ्रांसिस इंगानू जैसे लेजेंड्स ने यूएफसी में हैवीवेट की टाइटल ने हमेशा होनी चाहिए। वो रीजन होना चाहिए जिससे लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की टिकट्स खरीदें। लेकिन पॉपुलर ओपिनियन के माने तो ये डिवीजन बार बार डिरेल हो रही है और सबसे बड़ा रीजन एक अकेला आदमी है। साल 2025 की शुरुआत होती है और जॉन जोन्स हैवीवेट चैंपियन होते हैं। उन्होंने 2 महीने पहले नवंबर 2024 में अपनी बेल्ट डिफेंड की थी, लेकिन उसी वक्त टॉम एस्पेनल डिवीजन के इंटरम चैंपियन होते हैं। फैंस को बेसब्री से इंतजार था कि इन दोनों का मैच होगा बेल्ट यूनिफिकेशन के लिए, लेकिन सडन ट्विस्ट आता है, जॉन जोन्स रिटायर हो जाते हैं। John Jones called us last night and retired. John Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. और इस वजह से टॉम एस्पेनल बाय डिफॉल्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाता है। इस हैवीवेट की प्रॉब्लम को हम और पीछे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक सिंपल टाइमलाइन में समझो, स्टीफे मियोचिच से बेल्ट फ्रांसिस इंगानू के पास गई। फ्रांसिस इंगानू ने गान के अगेंस्ट डिफेंड किया और यूएफसी छोड़ के पीएफएल चले गए। यूएफसी ने इंगानू को स्ट्रिप करके जॉन जोन्स वर्सेस सिरिल गान का मैच करवाया, जिसमें जॉन जोन्स जीते। फिर जोन्स भी रिटायर हो गए। बाय डिफॉल्ट इंटरम चैंपियन टॉम एस्पेनल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए। एस्पेनल का मैच होने वाला था फिर से सिरिल गान से। दिस मैच को आईपोक की वजह से नो कॉन्टेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। एस्पेनल की इंजरी और एब्सेंस में यूएफसी फिर से इंटरम टाइटल क्रिएट करती है। लाइट हैवीवेट से हैवीवेट में स्विच कर रहे एलेक्स परेरा सिरिल गान से लड़ते हुए हमें अपने डेब्यू में नजर आने वाले हैं, जिसको सिरिल गान जीत तो जाते हैं लेकिन फिर से एक ह्यूज कंट्रोवर्सी के साथ। अब इस टाइमलाइन को देखें तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 3-4 सालों में ये ट्रांजिशन कितना ज्यादा केओटिक और फ्रस्ट्रेटिंग रहा है। अगर अभी की बात करें तो डिवीजन में फिर से एक इंटरम बेल्ट प्रॉब्लम आ गई है। टॉम एस्पेनल भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है और सिरिल गान एलेक्स परेरा के पीछे घुसा ये मार के इंटरम चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन इस इंटरम बेल्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? पर ट्विस्ट ये है कि इंजरी के पीछे भी एक ही नाम है, सिरिल गान। हर इंजरी, हर कंट्रोवर्सी के पीछे एक ही बंदा दिख रहा है। सिरिल गान इंसेनली टैलेंटेड फाइटर है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 टाइम इंटरम चैंपियन होना कोई हल्की बात नहीं है। गान हैवीवेट के 4 सबसे सिग्निफिकेंट फाइटर्स के साथ ऑक्टागन शेयर किए हैं। फ्रांसिस इंगानू, जॉन जोन्स, टॉम एस्पेनल और एलेक्स परेरा, 2 ऑफ द बेस्ट हैवीवेट्स और 2 ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट फाइटर्स। यूएफसी में बहुत कम फाइटर्स होंगे जिन्होंने इस लेवल का कैलिबर बार बार फेस किया होगा। गान का अपना भी कैलिबर एक एलीट लेवल पे। उनका फुटवर्क हैवीवेट डिवीजन में लाइट हैवीवेट्स जैसा है। उनके सर्जिकल, मुay थाई और फाइट आईक्यू हैवीवेट में शायद ही दूसरे फाइटर्स के पास हो। लेकिन कंट्रोवर्सी और गान का पुराना रिश्ता रहा है। फॉर्मर यूएफसी हैवीवेट चैंपियन जूनियर डोस सांतोस ने गान पर सीधा आरोप लगाया है कि गान ने उन्होंने एक इलीगल बैक ऑफ द हेड एल्बो से फिनिश किया था। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पे क्लिप शेयर करते हुए लिखा था, व्हाट अ डर्टी फाइटर दिस गान इज, अगेन हिटिंग द बैक ऑफ द हेड। जूनियर डोस सांतोस कोई नोबडी नहीं है, एक्स चैंपियन है, एक एलीट फाइटर। अगर ऐसी बात बोल रहा है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन डेना व्हाइट को यूएफसी को कोई दिक्कत नहीं है सिरिल गान की इन सभी इलीगल टैक्टिक्स से। हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो हाई लेवल पे बार बार इलीगल तरीके से बहुत ही केयरफुली चीटिंग कर रहे हैं। जब बंदा 80% फिनिश होने वाला होता है, अगर उसका कोई चांस होता है बचने का, वो कोई ना कोई इलीगल शॉट मार देता है। ऐसे रहते हैं उनके टैक्टिक्स। यूएफसी 321 से पहले एक वायरल वीडियो हमें देखने को मिली थी। ये एक कॉम्पिटिशन वीडियो थी जिसमें गान की पुरानी फाइट्स की हर एक इलीगल स्ट्राइक्स, आईपोक्स, बैक ऑफ द हेड शॉट्स का पैटर्न दिखाया गया था। उस वीडियो पे एक कमेंट था जिसने पूरी सिचुएशन को परफेक्टली कैप्चर करते हुए बोला था, फॉर रियल दिस डूड इज एन 8 पॉइंट टेक्निकल। आई एम अ बिग फैन ऑफ अ स्ट्राइकर, डायनेमिक, क्रिएटिव, फास्ट, एक्यूरेट एंड येट समहाउ ही स्टिल कांट मैनेज टू कंट्रोल हिज वेपन। फाइट के बाद एलेक्स परेरा ने रेफरी को वायलेंटली क्रिटिसाइज किया। यहाँ तक कि टॉम एस्पेनल जो घर बैठे ये मैच देख रहे थे, उन्होंने भी ये एल्बो देख के ही बोला, वेरी इलीगल। Oh, they look a bit illegal. They look very illegal. I have to watch that again. It looked like there was a lot of illegal elbows going on. गान इतने स्किल्ड हैं कि हैवीवेट में शार्प स्पिनिंग हील किक्स मार सकते हैं, पर पता नहीं क्यों अपनी उंगलियों को दूसरों की आंखों से बाहर नहीं रख सकते। गान ने इन सभी एक्यूजेशंस को रिजेक्ट करते हुए बस इतना बोला है, नो, अनफॉर्चुनेटली एट एवरी पॉइंट एवरी वीक समथिंग हैपेंस। यूएफसी में और भी फाइट्स हैं जिन पे डर्टी फाइटर्स का लेबल लगा है, जैसे जॉन जोन्स या माइकल चैंडलर, लेकिन उन पे शायद उनका कन्फ्रंटेशनल नहीं हुआ। गान पर ये लेबल अब परमानेंटली चिपक चुका है। उनका निकनेम बोन गामिन, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है गुड किड, लेकिन उनकी
निकनेम और उनकी एक्चुअल रिंग रेपुटेशन में जमीन आसमान का फर्क है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो टॉम एस्पिनल है, वो खौफनाक हैवीवेट मैच। टॉम एस्पिनल अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल को डिफेंड करने उतरे थे सिरिल गान के अगेंस्ट, लेकिन ये लॉन्ग अवेटेड मेगा फाइट पहले ही राउंड में कॉल ऑफ कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि गान ने टॉम एस्पिनल की आंख में इतना सीवियर आई पोक किया कि टॉम आगे फाइट करने के लिए इनकेपेबल हो गए। पहले राउंड में जब दोनों स्ट्राइक्स एक्सचेंज करते हैं, गान ने अपने हाथ एक्सटेंड रखा था, उनकी फिंगर सीधे एस्पिनल की आंख में चली गई। टॉम एस्पिनल को 4 मिनट का टाइम दिया गया था रिकवर होने के लिए, लेकिन 2 केस साइड डॉक्टर्स ने एग्जामिन करके कंक्लूड किया कि उनका विजन सीवियरली डैमेज हो चुका है। ही जेन्युइनली कुड नॉट सी। फाइट को तुरंत नो कॉन्टेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इनिशियल मोमेंट में काफी फैंस इवन कमेंटेटर्स ने एस्पिनल को क्रिटिसाइज किया कि उन्हें फाइट कंटिन्यू करनी चाहिए थी। Processing what you're feeling right now. Guys, I just got fucking poked knuckle deep in the eyeball. What the fuck? Why are you booing? What am I supposed to do about it? I didn't do the fucking poke. I can't see. उन्हें लगा इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन सच्चाई जब सामने आई तो सबके होश उड़ गए। टॉम एस्पिनल को अपना विजन ठीक करने के लिए 2 सर्जरी करवानी पड़ी। मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें बायलैटरल ट्रॉमेटिक ब्राउन सिंड्रोम हुआ है, एक रेयर आई कंडीशन जो प्रेसिस्टेंट डबल विजन और रेस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट कॉज करती है। ये इतना सीरियस था कि टॉम एस्पिनल का पूरा फाइटिंग करियर खतरे में पड़ गया। टॉम एस्पिनल डेली लाइफ टास्क भी नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना भी उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था। और सबसे बड़ा खौफ कि कहीं डॉक्टर ये ना कहने की ब्राइटनेस परमानेंट है। जो रोगन ने अपनी पॉडकास्ट में कहा, Tom Aspinall Cyril Gane thing was a fucking disaster. I mean, that's a disaster. Tom Aspinall still can't see. He's got a fucked up right eyeball still. It's really bad, right? Might not ever fight again. Like, who knows? There's some tendon damage or something. जो रोगन कोई एस्पिनल के फैन बॉय नहीं है, पर उन्होंने सच बोला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंटेंशनल था? परेरा और एस्पिनल दोनों ने कहा है कि गान के फाउल इंटेंशनल होते हैं, जबकि गान इसे एक्सीडेंटल बताते हैं। फ्रीडम 250 को मेन इवेंट सिरिल गान के पास मौका था एक क्लीन डोमिनेंट परफॉर्मेंस देकर अपनी रेपुटेशन साफ करें। मैच में गान ने एक क्विक राइट हैंड लैंड किया जिसने एलेक्स परेरा को झंझोर दिया। वो तब तक पंचेस मारते रहे जब तक रेफरी हर्ब डीन ने फाइट रोक नहीं दी। गान ने इंटरम टाइटल फाइट जीत लिया और परेरा का ड्रीम 3 डिवीजन चैंपियन बनने का टूट गया। ऑन पेपर अ डोमिनेंट विन, लेकिन मैच खत्म होते ही असली ड्रामा शुरू हुआ। परेरा ने एक वीडियो रिलीज करके गान को एक डर्टी फाइटर बोला। परेरा ने रेफरी हर्ब डीन पर भड़ास निकालते हुए कहा, वो मर्द नहीं है, उसको रेफरिंग नहीं करनी चाहिए। मैं सच बताऊं, ऐसे आदमी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये बहुत ही सीरियस जॉब है, ये बहुत ही सीरियस इवेंट था। घर बैठ के लाइव रिएक्ट कर रहे टॉम एस्पिनल ने भी वीडियो में बोला, ऐसा लगता है बहुत सी एल्बोज इलीगल थी, इलीगल पंचेस, वो इलीगल लग रहे थे, वो शायद बहुत ही इलीगल लग रहे थे। परेरा की टीम अब यूएस एथलेटिक कमीशन के पास जाने का प्लान बना रही है। रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा, पर परेरा का संघर्ष करना ये बताता है कि टॉप फाइटर्स गान से फ्रस्ट्रेटेड हैं। मीनवाइल जॉन जोन्स ने पूरे मामले में परेरा का मजाक उड़ा दिया, उन पर जैब्स लिए। लेकिन असली सवाल है, रेफरी और कमीशन की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? क्लीन साइट होने के बावजूद रेफरी रिंग में पॉइंट डिटेक्ट क्यों नहीं करते? उस मोमेंट पे फाइट को क्यों नहीं रोकते जब इलीगल उनको कुछ साफ ब्लेटेंटली दिख रहा है? जिस कंप्लीटली इलीगल ब्लो से क्लियरली दिख रहा है कि डैमेज इनफ हुआ है। जब फेस पे नीज को पॉज मिल सकता है तो बैक ऑफ द हेड पे एल्बोस को क्यों नहीं? इस सिस्टम ने आई पोक्स और इलीगल बैक ऑफ द हेड शॉट्स के लिए 0 अकाउंटेबिलिटी सेट की है। डर्टी फाइटर्स कॉन्टिन्यूअसली इसका फायदा उठाते हैं क्योंकि ना तो यूएफसी ना ही एथलेटिक कमीशन उन पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। अगर हम पूरे हैवीवेट डिवीजन की बात करें तो हम जॉश हॉकेट को कैसे भूल सकते हैं? जॉश हॉकेट यूएफसी हैवीवेट डिवीजन के एक सबसे उभरते हुए और केओटिक किरदार हैं। उन्होंने फ्रीडम 250 इवेंट में डेरिक लुइस को सेकंड राउंड स्टॉपेज से हराकर अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड 10-0 किया, 6 केओस और 3 सबमिशन के साथ इंटैक्ट रखा। हॉकेट का सडन राइज हुआ है कर्टिस ब्लेड के फाइट के अगेंस्ट एक एब्सोल्यूट वॉर डिलीवर करने के बाद। उस फाइट में दोनों ने कंबाइंड 350 प्लस सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड किए थे और हॉकेट हर राउंड में एक्सचेंज के बाद ब्लेड्स को मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, जो पूरा एमएमए वर्ल्ड में टॉक ऑफ द टाउन बन गया था। लेकिन हॉकेट की फाइट फ्रीडम 250 में पहले से नहीं थी। व्हाइट हाउस इवेंट से पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डेना व्हाइट से पूछ लिया कि कार्ड में डेरिक लुइस क्यों नहीं लड़ रहा है, whom Trump admires। Now डेना व्हाइट ने इंस्टेंटली डेरिक लुइस को कार्ड में डाला और उनके अपोजिट जॉश हॉकेट को उनकी ब्लेड्स वाली परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड देने के तौर पे ये फाइट दे दी। हॉकेट ने इस इवेंट में अलग ही लेवल का अटेंशन बटोरा। उनका मोटो है एवरी अटेंशन इज गुड अटेंशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर वेन्स तक वो अलग अलग क्रेजी पर्सोना बनाते हैं, लेकिन पोस्ट फाइट इंटरव्यू में उन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी जब उन्होंने मिशेल ओबामा पर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स लिए। Michelle Obama is a man.
बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अमेरिका की फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हुए। डेना व्हाइट ने उनके रिमार्क्स को कॉन्डेम करते हुए बोला, Disgusting. You gotta listen to fucking stupid shit like that sometimes, unfortunately, because I also believe in free speech. कुछ पॉलिटिशियंस ने हॉके को इडियट और रेसिस्ट बोला। बार्टोसोल स्पोर्ट्स के फाउंडर डेव पोर्टनॉय ने कहा व्हाइट हाउस लॉन्च जैसे इवेंट पे ऐसी बातें बोलने वाले को इमीडिएटली डिबाउंस करना चाहिए। और हमें शॉन स्ट्रिकलैंड भी किक आउट होते हुए देखने को मिले थे। मिडिल वेट चैंपियन यूएफसी इवेंट से बैन था। इन सब के रिस्पॉन्स में जॉश हॉगेन ने डबल डाउन करते हुए इंस्टाग्राम पे लिखा, ताकत और हिम्मत, ये दो रीजन है जिसकी वजह से मैं इस स्पोर्ट में आया। अगर ये दोनों चीज तुम रोज करोगे, इसको हार्डवर्क से बिल्ड करोगे, पैसा तुम्हें फॉलो करेगा। मैं यहाँ पसंद होने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ रोल मॉडल बनने के लिए नहीं आया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सक्सीड होना है। मैं सब कुछ करूंगा व्हाटएवर इट टेक्स। और अगर तुमको नहीं पसंद है तो कम बीट मी इन अ फाइट। यूएफसी ने हॉकेट पे कोई बैन नहीं लगाया, बस उन्हें पोस्ट फाइट बोनस रोल आउट से बाहर रखा। बोनसेस मिले इलिया टपोरिया और जस्टिन गेची को और इंटरम चैंप सिरिल गान को। हैवीवेट डिवीजन से कुछ अच्छी खबरें भी निकल के आ रही हैं। एक रीसेंट यूट्यूब वीडियो में टॉम एस्पेनल ने बताया कि वो बहुत ही जल्द हम लोग को ऑक्टोगन में रिटर्न करते हुए देखने मिलने वाले हैं। टॉम अब जिम में ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उन्हें कुछ फैंस और एक्स फाइटर्स से विक्टिम कार्ड खेलने के लिए क्रिटिसिज्म भी मिला है। इन सब के बीच टॉम ने एक नए हैवीवेट मैनेजर को हायर किया, एडी हन, जो बॉक्सिंग प्रमोशन के सबसे टफ नेगोशिएटर माने जाते हैं। एडी हन ने आते ही स्टेटमेंट दिया है कि फिलहाल वो टॉम को परेरा या गान से फाइट नहीं करवाना चाहते हैं, जिससे डेना व्हाइट काफी नाखुश थे। Is there a bigger pussy than Eddie Hearn? लेकिन फ्रीडम 250 के बाद टॉम एस्पेनल ने गान का कॉल आउट एक्सेप्ट करते हुए कहा कि वो पेरिस गान के होम टाउन में फाइट करने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल ना तो टॉम का ऑफिशियल रिटर्न फाइनलाइज हुआ है, ना ही ये फाइट। हैवीवेट में बाकी कंटेंडर्स भी लाइन में है, जैसे अलेक्जेंडर वोल्कोव ने जेल्टन अल्मेडा को हरा के कंटेंडरशिप पे धावा ठोक दिया और वॉल्डो कॉर्टेस अकोस्टा ने भी डिवीजन में अपना नाम बनाया है। हैवीवेट डिवीजन फिलहाल कितने भी शैम्बर्स में दिख रही हो, पर इसके अंदर रिकवरी के चांसेस हैं और डेप्थ भी बाकी है। अब देखना ये होगा कि क्या टॉम एस्पेनल को उनका जस्टिस मिलता है या फिर सिरिल गान अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन के हैवीवेट को डोमिनेट करेंगे। ये फिर से कोई नया वाइल्ड कार्ड आके सब कुछ तबाह कर देगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इसी के साथ आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।